औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। दिल मुर्दा दिल नहीं है, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। कि यही है उम्मतों के मर्ज कोहन का चारा। नजर आएगा उसी को ये जहाने दोषो फरदा। नजर आएगा उसी को ये जहाने दोष फरदा, जिसे आ गई मुयस्सर मेरी शोखिए नजारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। टुडे हमारी सिविल लॉ सीरीज में कल हमने रिकैप देता चलूं, यस्टरडे हमने सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ा और मैंने ये भी कहा कि हम इस सिविल लॉ में तकरीबन जितने भी सिविल लॉ बेवक्त वक्त एप्लीकेबल होते हैं किसी भी सूट पर या पिटीशन वक्त सिविल कोर्ट्स में, इन केस ऑफ सिविल केसेस एंड सिविल लिटिगेशन, इन केस ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन, जिसमें फैमिली कोर्ट्स भी शामिल हैं। तो फैमिली लॉ जो हमारा बुनियादी पंजाब में एप्लीकेबल है वो पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है। इसी तरह दूसरा एप्लीकेबल फैमिली लॉ द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और देयर अंडर इट्स रूल्स, जिसके तहत हमने आज फैमिली लॉ का एक बुनियादी फंडामेंटल कंसेप्ट जो कि फैमिली लिटिगेशन में बुनियादी अहमियत रखता है वो है निकाहनामा। निकाहनामा ऑफ द स्पाउस के दूल्हा और दुल्हन के दरमियान जो मुआहदा होता है बवक्त शादी, जो तहरीरी मुआहदा होता है जिस पर शराइत लिखी जाती हैं, और खुदा न खास्ता अगर बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्पाउसेस होती है तो उसका नतीजा फैमिली लिटिगेशन होती है। और जब फैमिली सूट फाइल होता है तो उसमें वाइफ अमूमन अपना और अपने, अगर उसके बच्चे हैं नाबालिग हैं तो उनका मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और इसी तरह वो अपना हक़ुल महर जो कि हमारा प्योर इस्लामिक कंसेप्ट है वो भी मांग सकती है, और उस बाबत अदालत में फैमिली दावा भी दायर कर सकती है। तो उसमें सबसे बुनियादी अहमियत जिस डॉक्यूमेंट को होती है वो निकाहनामा ऑफ द पार्टीज होती है, और इसी निकाहनामा ऑफ द पार्टीज से इंटेंशन ऑफ द स्पाउसेस जो है वो गैदर की जाती है कि जब शादी हुई बवक्त शादी कौन कौन से गवाह थे, दूल्हा का वकील कौन सा था, दुल्हन का वकील कौन सा था, और शादी के गवाहान कौन से थे, शरायात क्या थी, हक़ुल महर कौन सा किस्म का था, अंदुल तलब था, प्रॉम्प्ट था या डेफर्ड था। तो आज आप हम इस मुतलका आज की इस वीडियो में जो कि फैमिली लॉज के ऊपर है, और उसमें हम बुनियादी कंसेप्ट वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रिंटेड फॉर्म जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत निकाहनामा और उसके अंदर जो रूल्स है 1961 के बाद लॉज द मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के जो रूल्स हैं और ये जो लॉ है ये इस निकाहनामा को वैलिडेट करता है, और इसकी रजिस्ट्रेशन को इन द कंसर्न यूनियन काउंसिल, अगर किसी यूनियन काउंसिल में शादी हुई है, अगर इसी तरह किसी वार्ड, अगर किसी मखसूस इलाके में जिसका अपना एक निकाह रजिस्ट्रार होता है। निकाह रजिस्ट्रार का पहले तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं था, लेकिन 2002 या 4 में मेरे ख्याल में इस पर अमेंडमेंट आ चुकी है कि अब निकाह रजिस्ट्रार का मैट्रिक होना जरूरी है, और गवर्नमेंट उसी को निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस जारी करेगी जिसके पास मैट्रिक की सनद होगी। तो ये भी एक निकाहनामा के हवाले से बहुत अहम बात है, और ये जो लॉ बनाया गया था इसमें पेनल्टी भी रखी गई थी कि अगर कोई निकाह रजिस्ट्रार
मैट्रिक वाली क्वालिफिकेशन पर पूरा नहीं उतरता और वो निकाह रजिस्टर करना और निकाह दर्ज करना शुरू कर देता है, तो इस तरह वो फैमिली कानून के मुताबिक जुर्म का मुर्तकिब होता है और उसकी उसे सजा मिलती है। तो सजा भी मौजूद है उसकी। तो आज हमारा जो लेक्चर है बुनियादी तौर पर वो फॉर्म ऑफ निकाहनामा है, क्योंकि दौरान लिटिगेशन जो मेन कंट्रोवर्सी बिटवीन द स्पाउसेस होती है वो दरअसल यही निकाहनामा होता है। यहाँ प्लेंटिफ ये एलेज करती है कि मेरा ये और ये हक और महर तय हुआ था। मिसाल के तौर पर वो ये कहती है कि मेरा हक और महर अंदुल तलब था। अंदुल तलब प्रॉम्प्ट डोवर वो डोवर होता है, बीवी जब भी शादी के बाद डिमांड करे वो ले सकती है। अंदुल तलब का मतलब भी यही है कि जब बीवी तलब करेगी तो वो उसे शौहर को देना पड़ेगा। He is legally as well as under Islamic mandate, husband is bound to pay the prompt dower whenever demanded by his wife. तो इस तरह आज हमने निकाहनामे को देखना है जो कि बहुत अहम फॉर्म है, और शादी जो हमारे यहाँ है इसमें ये निकाह दर्ज होता है जिसमें गवाहान भी होते हैं, दुल्हे के वालिदैन, दूल्हे और दुल्हन के वालिदैन और उनके वकील और उनके गवाहों का तकर्रर होता है, और तमाम अपने दस्तखत करते हैं। जो दस्तखत नहीं कर सकता वो अपना निशाने अंगूठा सब करता है। और पाकिस्तानी लॉ एज वेल एज jurisprudence of Pakistan in connection with, especially in connection with family laws, तो आला अदालतों फाजिल अदालत आलिया और इसी तरह फाजिल अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब अपने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए इस निकाहनामे के जो लॉ है इसको डेवलप किया है, और ये वेल सेटल्ड है कि इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। और इसमें जो शराइत लिखी जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनके दरमियान तय होता है वही इसमें शराइत लिखी जाती है। लेकिन देखने में ये आया है कि लीगल प्रोफेशन में, लिटिगेशन में, अदालतों में, कचहरी में जब फैमिली केस आते हैं अदालतों के सामने तो या किसी वकील के सामने, तो ये बात सामने आती है कि पार्टीज की उस वक्त इंटेंशन कुछ और होती है, लेकिन वो नासमझी की वजह से कि उनको निकाहनामे पर दर्ज कॉलम और उसकी तहरीर के मुतालिक उनको सही इल्म नहीं होता, जिस वजह से दोनों पार्टीज के दरमियान गलत फहमी पैदा होती है। और बाज औकात, बल्कि मैं इस तरह कहूं कि अक्सर औकात वही गलत फहमी बढ़ते बढ़ते झगड़े की सूरत में और फिर लीगल सेपरेशन और डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज तक काम पहुंच जाता है। आज के इस मुआशरे में खसूसन पाकिस्तान की मैं बात करूंगा तो जिसमें ये देखने में आया है कि रोजाना की बुनियाद पर इतने सिविल केस दायर नहीं होते, इतने क्रिमिनल चलान अदालतों में नहीं आते जितना कि फैमिली सूट रोजाना की बुनियादों पर अदालतों में दायर हो रहे हैं। और उन्हीं फैमिली मैटर्स के साथ जो एंसिलरी एंड कनेक्टेड मैटर्स हैं, जैसे कस्टडी का मैटर है, हजानत का मैटर है, गार्डियनशिप का मैटर है, सक्सेशन का मैटर है। चलो माना कि सक्सेशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेडिसेसर ऑफ एनी पार्टी, ये तो एक लीगली और नेचुरली बात है कि सक्सेशन एक्ट के केसेस आते हैं उस वक्त जबकि मूरत से अल्लाह की मौत वाक़ई हो जाती है बहुक्म अल्लाह ताला जल्ला जलाल शानहू, और फिर उसके बाद उसके वारसान का तकर्रर सक्सेशन एक्ट के तहत किया जाता है। तो बात हो रही थी निकाहनामा की अहमियत की, तो आज हम देखते हैं, अब आपको मेरे व्यूअर्स को स्क्रीन पर निकाहनामे का फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म नजर आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं। ये फॉर्म नंबर 2 है और मेरे हाथ में इस वक्त तीसरा पर्त है। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि इसके 4 पर्त होते हैं।
एक पर्थ रजिस्टर में रहता है, दूसरा पर्थ जो है वो यूनियन काउंसिल मुतलका में रहता है, और इसका तीसरा पर्थ जो है वो दुल्हन को दिया जाता है और चौथा पर्थ दूल्हे को दिया जाता है। तो इस तरह इसके 4 पर्थ बनाए जाते हैं। रजिस्टर में एक ऊपर असल के नीचे कार्बन कॉपी बनाकर नीचे 3 कार्बन कॉपियां इसकी बनाई जाती हैं, और बाज़ औक़ात चारों परतों को अलग-अलग पुर कर दिया जाता है। और बामुताबिक कानून मैंने कहा कि इसको मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 डील करता है, उसके रूल्स डील करते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ भी यही है, जहां फॉरम नंबर 2 तीसरा पर्थ, उसके नीचे पहली लाइन यही है कि मुस्लिम खानदानी कानून के ऑर्डिनेंस मजरिया 1961, और इसका 8वां रूल है 1961 का के तहत वज़ा की हुए कवायद को रूल्स कहते हैं कि कायदा नंबर 8, रूल 8 और कायदा नंबर 10 और रूल 10 के मुताबिक ये प्रिंटेड गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का प्रिंटेड फॉर्म होता है, जो हर मुतलका यूनियन काउंसिल या वार्ड या किसी भी एरिया के मुतलका निकाह रजिस्ट्रार को ये रजिस्टर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो पहला कॉलम है, इसके टोटल 25 कॉलम होते हैं। इसके 25 कॉलम होते हैं, और जहां कॉलम खत्म होते हैं उसके आखिर में दूल्हा या उसके वकील के दस्तखत होते हैं। इसी तरह दूल्हा के वकील के तकर्रुर के गवाहान के दस्तखत होते हैं, और दूल्हे के दस्तखत के नीचे दुल्हन के दस्तखत होते हैं, और दुल्हन के वकील के दस्तखत भी उसी के साथ होते हैं, जैसा कि दूल्हा के वकील के तकर्रुर के ऊपर गवाहान को लिखा जाता है, और वो अपने अपने दस्तखत निशान अंगूठा या निशान अंगूठा सबूत करते हैं। तो इसी तरह आखिर में शादी के गवाहान के दस्तखत होते हैं, और उसके बाद निकाह खां और निकाह रजिस्ट्रार के दस्तखत होते हैं। तो इस तरह अब हम शुरू कर रहे हैं नंबर 1 से, क्योंकि नंबर 1 से लेकर 25 तक था, और 25 के नीचे भी जो इबारत और जो तफसील बताई गई है वो 25 के बाद लिखी हुई है। अब हम कॉलम वाइज इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कानून के मुताबिक ईच एंड एवरी कॉलम का एक अपना मैंडेट which is given by the Muslim Family Laws Ordinance and other family law of the land। सबसे पहला कॉलम वार्ड का नाम होगा जी, उसके बाद टाउन या यूनियन काउंसिल जो भी होगी, तहसील या थाने का जिक्र होगा। जहां पर दोनों की शादी हुई है, दूल्हा और दुल्हन की जहां शादी हुई है, उसमें उस अगर वार्ड है तो वार्ड का नाम लिखा जाएगा। अगर किसी यूनियन काउंसिल में टाउन में है वाकई वो जगह जहां शादी हुई है, तो उस यूनियन काउंसिल और उस टाउन का नाम लिखा जाएगा। और इसी तरह जिस जगह शादी हुई है वो किस तहसील में, किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ई है, और कौन से थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो शादी हुई है, ये तमाम पर्टिकुलर्स, ये तमाम तफसील पहले कॉलम में लिखना जरूरी है। उसके बाद दूसरा कॉलम जो है दूल्हा और उसके वालिद का नाम, माँ उनकी सुकूनत बिल तरतीब कि दूल्हा और उसका वालिद का क्या नाम है, दूल्हे का क्या नाम है और उसके वालिद का क्या नाम है, और बिल्कुल उसी तरह उन दोनों की रिहाइश को भी लिखा जाएगा। इसके बाद तीसरा कॉलम दूल्हे की उम्र का है। ये इसमें उसकी उम्र जो है वो बाज़ औक़ात सिर्फ 24 साल, 23 साल या 18 साल, 19 साल लिखी जाती है, लेकिन जो एक एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसा कि मसलन मैं मिसाल के तौर पर कहूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3/10/1980 है, तो ऐसे नहीं लिखा जाता, महज नंबर्स लिख दिए जाते हैं 19 ईयर्स, 20 ईयर्स या 25 ईयर्स। तो बेहतर ये है कि 25 ईयर्स के साथ उसकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसको मेंशन कर दिया जाए। इसके बाद चौथा कॉलम जो है वो दुल्हन और उसके वालिद का नाम।
पहले हमने दूल्हा और उसके वालिद का नाम, उनकी रिहाइश, और अब हमने तीसरे कॉलम में देखा, चौथे कॉलम में, कि दुल्हन का क्या नाम है, उसके वालिद का क्या नाम है और उनकी रिहाइश किस जगह पर है, ये लिखना है। फिर पांचवा कॉलम है, आया दुल्हन कुंवारी है, बेवा है या मुतल्लिका है। बाज़ औक़ात किसी भी औरत का अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह ताला जल्ला जलाला शान के हुक्म की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो बेवा हो जाती है। अगर डाइवोर्स होती है पहले से ऑलरेडी, उसका शौहर उसे डाइवोर्स दे देता है, तो फिर वो मुतल्लिका होती है। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होती तो फिर जो कुंवारी होती है, जो वर्जिन लड़की होती है, जब उसकी शादी होती है तो उसे कुंवारी लिखा जाता है, और जब बेवा की शादी होती है उसे एज ए बेवा लिखा जाता है। और जब इसी तरह किसी मुतल्लिका औरत की शादी होती है जिसको पहले से डाइवोर्स होती है और वो आफ्टर इद्दत दूसरी शादी कर सकती है, तो उसका नाम लिखना चाहिए यहाँ पर। अब हमने देखना है कि इसमें जो छठा कॉलम है वो दुल्हन की उम्र का है, जो कि अमूमन औरतें अपनी उम्र कम लिखती हैं। बहरहाल कानून ये है कि जिस तरह दूल्हे पर ऑब्लिगेटरी है कि वो अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखे, तो दुल्हन भी अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखे, मसलन 3/10/1980। तो अब हमने सातवां कॉलम, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इस पर लिटिगेशन होती है ज्यादातर। वो कॉलम जो है वो 12 से लेकर 20 तक है, 12 से लेकर 20 तक। ये जो 8 कॉलम है इन पर ज्यादातर लिटिगेशन होती है, क्योंकि इन कॉलम्स में दोनों के दरमियान, दूल्हा और दुल्हन के दरमियान शादी के मुआहदे की जो शराइत होती हैं वो लिखी हुई होती हैं। उनको हम तफसील में अभी देखेंगे। तो अब हम देख रहे थे कॉलम, अब छठा जिसमें दुल्हन की उम्र का जिक्र हुआ। अब सातवां कॉलम है कि अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया, अक्सर औकात नेचुरल गार्डियन, उसका वालिद या उसका मामू, उसका चाचू या कोई भी उनकी खानदान का सरपरस्त, वो एज ए वकील दुल्हन का मुकर्रर हो सकता है और उसका नाम इसमें लिखना जरूरी है। उसके बाद आठवां कॉलम है कि दुल्हन के वकील के तकर्रुर के बारे में गवाह, तो सिर्फ वकील का नाम नहीं लिखना, दुल्हन के वकील का नाम नहीं लिखना, बल्कि उस दुल्हन का जो वकील मुकर्रर हुआ है उस शादी के लिए और इस निकाह के लिए, तो उसके ऊपर जो 2 गवाहान हैं उनका नाम लिखना भी बहुत जरूरी है। इसी तरह अब हम देखेंगे कॉलम 9, और उनका रिश्ता भी बताना होगा कि दुल्हन के साथ उनकी रिश्तेदारी क्या है। जैसे मैंने कहा पहले कि बाप है, चाचू है, मामू है या कोई और बड़ा कजन है, भाई है, तो वो रिश्तेदारी भी दुल्हन के साथ जो होगी उसके वकील की, वो भी इसमें लिखना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि इसका जो 9 कॉलम है, 9 कॉलम नंबर 9, अगर दूल्हा की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम, मावलदियत और इसी तरह दूल्हा के वकील के तकर्रुर के गवाहान के नाम वादस्तखत, ये 10वां कॉलम है। सेम उसी तरह जिस तरह दुल्हन के वकील और उस वकील के बारे में 2 गवाहान के नाम और दस्तखत और उनके साथ उनकी रिश्तेदारी, उसी तरह ये ऑब्लिगेटरी है दूल्हा पर भी कि उसके वकील मुकर्रर होना चाहिए। वो उसका बाप भी हो सकता है, कोई और बड़ा भाई भी हो सकता है, उसका चाचू, उसका मामू, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, जो उस शादी में, उस शादी के इस निकाह की सेरेमनी में, ये निकाह को पुर करते हुए, निकाह की शराइत को दर्ज करते हुए जो वकील मुकर्रर किया गया है दूल्हे का, और इस तरह उस वकील मुकर्रर होने पर जो 2 गवाहान, उनका नाम और उनके दस्तखत भी जरूरी है। अगर कोई अनपढ़ है तो वो निशान अंगूठा भी सबक कर। तो आप जी शादी के गवाहान और उनके नाम और उनकी वल्दियत और उनकी रिहाइश भी लिखना जरूरी है। ये ऊपर वाले गवाहान से इलावा की बात हो रही है, वो तो दूल्हा की वकील के तकर्रुर के गवाह थे और इसी तरह दुल्हन के वकील के तकर्रुर के गवाह थे। यहाँ पर जो गवाहान का जिक्र किया जा रहा है वो शादी की जो तकरीब हो रही है, वो जो निकाह सेरेमनी हो रही है कि बिटवीन स्पाउसेस,
जब मियाँ बीवी के दरमियान शादी के बवक्त शादी निकाह होता है, उस निकाह सेरेमनी के, उस शादी के तकरीब के जो गवाह हैं उनके नाम और उनकी वल्दियत भी लिखना जरूरी है। तो उसके बाद उससे अगला कॉलम नंबर 12 है, जिसमें शादी की तारीख लिखी जाती है कि शादी की सर अंजाम पाने की तारीख के कब शादी हुई, 25 जून 2002 को हुई, रोज इतवार या मंगल। इसी तरह कॉलम नंबर 13 जो कि बहुत अहम है, जहां लिटिगेशन में जिसका अमल दखल है और तकरीबन हर फैमिली केस में इन कालमों का जिक्र है, इन पर कंट्रोवर्सी है और तमाम तर लिटिगेशन फैमिली जो है, अगर वो हक़ुल महर के बारे में है या मेंटेनेंस के बारे में है, तो वो ये कॉलम्स उनको डील करते हैं, क्योंकि ये वो कॉलम है जो हक़ुल महर को डील करते हैं, जो नानो नफ़क़े को डील करते हैं और इसी तरह दीगर दूसरी शरायत जो मियाँ और बीवी के दरमियान बवक्त शादी व निकाह तय होती हैं, उनका इंदराज होता है। तो अब हमने देखना है कि कॉलम नंबर 13 में लिखा हुआ है कि महर की रकम, कि हक़ुल महर की रकम कितनी मुकर्रर की गई है। इस्लामिक हमारा जो कंसेप्ट है उसमें एक मखसूस मिक़दार मुकर्रर की गई है, लेकिन हर इलाका, हर कौम के अपने कल्चर, हर तहजीब के अपने रस्मों रिवाज और इसी तरह हर पार्टी का अपना एक फाइनेंशियल स्टेटस, उसके मुताबिक इसमें महर की रकम दर्ज की जाती है, हक़ुल महर की रकम दर्ज की जाती है। और फिर अगला कॉलम ये है कि जो ऊपर रकम मुकर्रर की गई है उसमें से कितनी मुअज्जल और कितनी गैर मुअज्जल है। इसमें मुअज्जल और गैर मुअज्जल बहुत अहम है इसको समझने में, क्योंकि हर आम फहम रखने वाला आदमी इस बात को नहीं समझता, इन अल्फाज की मीनिंग और इनकी जो है एप्लीकेशन को नहीं समझता कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मुअज्जल एंड गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो होता है जो पेड कर दिया जाता है, अदाशुद होता है, और गैर मुअज्जल वो होता है जो बाद में पे करना होता है, जो अंदर तलब होता है, वो डेफर्ड भी हो सकता है। तो अब हमने अगला कॉलम देखना है, कॉलम नंबर 15, कि आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया, अगर किया गया तो किस कदर। जो आप उन दोनों के दरमियान हक़ुल महर तय हुआ था, मियाँ बीवी के दरमियान बवक्त शादी व निकाह, जो हक़ुल महर तय हुआ था उसमें से कितना अदा हो गया है, अगर अदा हो गया है तो वो कितना है और कितना बाकी रहता है, ये इस कॉलम में मेंशन करना होता है, जो कि अक्सर पार्टीज इस कॉलम में मेंशन नहीं करती और वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी और इसी तरह लिटिगेशन के तवालत का बहस बनती है। अब उससे अगला कॉलम है कॉलम नंबर 16, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हक़ुल महर के हवाले से है। इसमें है कि आया पूरे महर या उसके किसी हिस्सा के एवज में कोई जायदाद दी गई है, अगर दी गई है तो उस जायदाद की सराहत और उसकी कीमत जो फरीकैन के मबैन तय पाई। मिसाल के तौर पर अगर 5 मरला जमीन माँ पुख्ता मकान नलका 4 दीवारी है, तो ये कितनी प्रॉपर्टी में होगी, 5 मरला में होगी, 10 मरला की होगी, और ओवरऑल इसकी कीमत कितनी होगी वो भी इसमें लिखना जरूरी है। तो आम प्रैक्टिस में अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं उनमें देखने में ये आया है कि सिर्फ 5 मरला अराजी माँ पुख्ता मकान नलका 4 दीवारी लिख दिया जाता है, लेकिन इसमें इस कॉलम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी सराहत और इसकी जो कीमत है वो नहीं लिखी जाती, जो कि अदालत को एविडेंस लेकर बाद में डिटरमिन करनी पड़ती है। तो इस तरह अगर ये पहले से डिटरमिन बाय द पार्टीज हो तो वो कंट्रोवर्सी को ज्यादा तवालत नहीं देगी, बल्कि मैटर रिजॉल्विंग की तरफ चला जाएगा। तो उसके बाद अगला कॉलम जो है, इसके अलावा इसमें इसी कॉलम में 16 के बाद 17 कॉलम को देखें कि खास शरायत अगर कोई हो हक़ और महर के मुताबिक कि क्या ये
हक्कुल मैर अंदुल तलब है या ये डेफर्ड है, तो ये भी इसमें लिख देना चाहिए, जो कि लिटिगेशन में, प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में और अदालतों में जो केस फैमिली चल रहे हैं, फैमिली मुकदमा, उनमें ये देखने में आया है कि इन कॉलम्स को इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इनकी वर्डिंग को अगर एक दफा गौर से पढ़ लिया जाए और उनको समझ लिया जाए, अगर समझ नहीं आती तो किसी से लीगल कंसल्टेंट से ले ले, किसी से पूछ ले जो कानून की, जूरिस्प्रूडेंस की नो हाउ रखता है, उससे पूछ ले कि इसकी सही जो है इंटरप्रिटेशन क्या है। तो उसके बाद ही कॉलम को सही मानों में उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पुर होना चाहिए। और यही मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है, जिसने निकाह फॉर्म को प्रिंटेड शेप में ये बाइंडिंग करार दिया बिटवीन द पार्टीज। और इसी तरह हमारा इस्लामिक कंसेप्ट है, और हत्ता के अल्लाह ताला जल्ला जलाला शानहू ने अपनी बहुत ही मुतबर्रिक किताब कुरान अल हकीम में ये फरमा दिया है कि अगर तुम्हारे दरमियान या तुम्हारे आपस में, जिसका तर्जमा नहीं बल्कि मफहूम ये है कि अगर आपस में तुम मुआहदा करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करो, तो उसको लिख लिया करो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे लेजिस्लेचर ने ये लॉ इनकॉर्पोरेट किया, ये लेजिस्लेशन हुई कि जो निकाह बिटवीन द पार्टीज है ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और जो निकाह अब अदालतों ने इसलिए डिक्लेयर किया है कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और शादी व निकाह के वक्त मियाँ और बीवी के दरमियान जो शराइत तय होती हैं, जो कि इस्लामिक हैं, जिनकी लीगल जस्टिफिकेशन न सिर्फ है बल्कि इस्लामिक जस्टिफिकेशन बीइंग अ मुस्लिम वो भी मौजूद है कि निकाह फॉर्म के शादी का जो निकाह का जो मुआहदा हुआ है मियाँ बीवी के दरमियान, उसको लिख लिया जाए। तो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 सिर्फ लिखने की बात नहीं करता, बल्कि उससे बढ़कर उसके जो आगे चलकर जो नेक्स्ट कायदे हैं, जो रूल्स हैं, वो इनकी रजिस्ट्रेशन को भी लाजमी करार देते हैं कि मुतलका यूनियन काउंसिल में निकाह का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। अगर अदालत के सामने कोई ऐसा मैटर आता है, कोई ऐसी शादी जिसमें सिर्फ शरी निकाह होता है और जिसको उर्फ आम में ये रिटर्न वाले को किताबी निकाह कहते हैं, इस खसूसन जनूबी पंजाब में जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो इस वजह से इसको किताबी निकाह कहते हैं। लेकिन ये अब किताबी निकाह जो है ये मुताबिक जो हमारा पाकिस्तान का कानून है, उस कानून के मुताबिक अब हर निकाह का किताबी होना जरूरी है, जिसका मतलब ये है कि उसका तहरीरी शक्ल में इस गवर्नमेंट के प्रिंटेड फॉर्म पे जो मुतलका यूनियन काउंसिल के पास, उस मुतलका यूनियन काउंसिल जवार्ड का जो गवर्नमेंट से लाइसेंस याफ्ता क्वालिफाइड निकाह रजिस्ट्रार है, उसके पास मौजूद होता है। और बवक्त शादी व निकाह उसको बुलाकर शादी को और शादी व निकाह की शराइत को दर्ज व रजिस्टर कराया जा सकता है। ये फैसिलिटी तमाम न सिर्फ शहरों में बल्कि यूनियन काउंसिल की जहां बात आ जाती है, जहां वार्ड की बात आ जाती है, तो उसमें तमाम तर इलाका, तमाम पूरा पाकिस्तान आ जाता है। तो इस लिहाज से अब अगर अपनी कोई शादी शरी करता है और उस पर किताबी निकाह दर्ज नहीं करवाता, तो एक लिहाज से ये इस पर पेनल्टी भी है और ये एक जुर्म भी है जिस पर सजा भी हो सकती है। तो हम इसके कॉलम देख रहे थे, तो अब हम इसका कॉलम नंबर 18 देखेंगे। आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज कर दिया है। जिस तरह इस्लाम मर्द को तलाक का हक देता है कि वो किसी भी वक्त बगैर किसी वजह बताए औरत को तलाक दे सकता है, तो शादी के वक्त ये मुआहदा मियाँ बीवी के दरमियान हो सकता है और मियाँ अपनी बीवी को, शौहर अपनी बीवी को तलाक का हक तफवीज कर सकता है,
जिस तरह मर्द अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, अगर इस कॉलम के मुताबिक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक का हक तफवीज कर दिया है, तो फिर औरत भी सेम उसी तरह तलाक दे सकती है जिस तरह मर्द तलाक देता है। और इसके अलावा भी हमारा एक और ममडन लॉ के मुताबिक इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तलाक है, तलाक मुबारक जिसको कहते हैं, कि व्हेन तलाक इफेक्टेड ड्यू टू कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, कि जब मियां और बीवी दोनों एक मुआहदा करके, एक मुआहदे के जरिए और दोनों अपनी मर्जी से जब अपनी शादी को डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो और इस पर लिख लेते हैं, मुआहदा की तहरीर भी लिख लेते हैं, तो ये तलाक मुबारक होती है। तो अब हम देखें, ये वही बात है कि क्या शौहर ने अपनी बीवी को तलाक का हक डेलीगेट कर दिया है या नहीं किया। ये तलाक का हक हस्बैंड अपनी औरत को डेलीगेट कर सकता है। इसी तरह अब कॉलम नंबर 19 है, वो बहुत अहम है। आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, और अब वो उस पाबंदी का जिक्र करना है, जिसमें अमूमन यही लिखा होता है कि अगर शौहर बगैर किसी वजह के दूसरी शादी करेगा तो वो 50 लाख अदा करेगा, 20 लाख अदा करेगा। इस पर पहले आला अदालतों ने ये फैसले दिए कि ये मैटर सिविल कोर्ट में जाएगा, लेकिन अब लॉ डेवलप ये हो गया है कि एवरी एंट्री एज वेल एज कॉलम ऑफ द निकाहनामा इज डेल्ट बाय द फैमिली कोर्ट। जहां लफ्ज निकाहनामा आ जाएगा और निकाहनामे से मुतल्लिक जितनी भी बातें हैं, तो उसके लिए सिविल सूट, डिक्लेरेशन सूट या कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का सूट, कोई सिविल सूट नहीं हो सकता, बल्कि उसके लिए भी फैमिली कोर्ट में दावा दायर करना होगा। तो उसके बाद अगला अहम जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 20 है कि आया शादी के मौके पर महर व नाना नफका वगैरह से मुतल्लिक कोई दस्तावेजात तैयार की गई है। अगर की गई है तो उसकी मुख्तसर मंदरजा कि हस्बैंड अपनी वाइफ को माहाना कितना जेब खर्च देगा, और जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर कितना माहाना वो नानो नफका अदा करेगा, वो बीवी को और बच्चों को खर्चा अदा करेगा। इस पर एक अलहदा तहरीर होनी चाहिए एज पर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 एंड देयर अंडर इट्स रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो अगर इस बाबत जो तहरीर है तो उसके मतलब कोई तय हुई है और वो तहरीर भी है, तो उस तहरीर का जो सबस्टांस होगा, जो मुख्तसर मंदरजात होंगे, वो भी इन कॉलम्स में लिख दिए जाए। तो अब इसके बाद अगला कॉलम 21 है। आया दूल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है, अगर है तो उसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम खानदानी कानून के ऑर्डिनेंस 1961 के तहत पहले वाली बीवी से इजाजत ली है या नहीं ली, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के मुताबिक अगर हस्बैंड बगैर इजाजत दूसरी शादी कर लेता है, अपनी पहली बीवी से शादी की इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करता है, तो ये जुर्म है। और जिसको सेक्शन 6 के तहत जैसे प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा दायर होता है किसी मुल्जिम के खिलाफ, तो इसमें भी शौहर को बतौर मुल्जिम ठहराते हुए उसके खिलाफ इस्तगासा आता है। और अगर एविडेंस में साबित हो जाए कि उसने हस्बैंड ने अपनी पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ली है, तो उसको सेक्शन 6 के तहत सजा भी अदालत दे सकती है। तो अगला अहम कॉलम जो है वो है 22, जिसमें नंबर तारीख मरासला जिनके जरिए सालसी कौंसिल ने दूल्हा को दूसरी शादी करने की इजाजत दी। इस तरह होता है कि पहली वाली बीवी तो इजाजत नहीं देती, फिर लॉ प्रोसीजर
Muslim Family Laws Ordinance 1961 and thereafter rules, वो ये कहते हैं कि अगर हस्बैंड ने पहली बीवी से इजाजत मांगी और उसने नहीं दी तो फिर वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, सालसी काउंसिल जिसे कहते हैं, उसको दरखास्त देगा और वो फिर उसकी पहली बीवी से को बुलाएगा या उसके किसी एजेंट के जरिए उसकी हाजिरी होगी या उसका नेचुरल गार्डियन आ सकता है, वो आके सालसी काउंसिल में बात कर सकता है। और अगर सालसी काउंसिल ये समझती है कि हस्बैंड दूसरी शादी जायज किसी वजह से कर रहा है और वो उसे सालसी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है, वही सालसी काउंसिल का चेयरमैन होता है और वो उसे दूसरी शादी की इजाजत दे सकता है। और अगर वो नहीं देता तो फिर अदालत से भी, फैमिली कोर्ट से भी वो बामुताबिक कानून इजाजत ले सकता है। और अगर इजाजत लेके शादी नहीं करता तो फिर मैंने पहले डिस्कस किया है कि उसको मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के तहत उसको सजा हो सकती है, क्योंकि उसके खिलाफ इस्तगासा फाइल होता है। तो अब हम देखेंगे इसका 23 है, अगर ये किसी के लिए रेलेवेंट नहीं है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इस कॉलम को क्रॉस कर दें। निकाह खां का नाम और वल्दियत मापत्ता के किस ने मियाँ और बीवी, दूल्हा और दुल्हन का निकाह पढ़वाया, उस निकाह खां का नाम, उसकी वल्दियत और उसकी रिहाइश वो लिखना जरूरी है। तो उसके बाद कॉलम नंबर 24 है, जो कि शादी को दर्ज रजिस्टर कराने की तारीख। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि अब शादी को दर्ज रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले 1960 के ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस से पहले शादी का रजिस्टर होना जरूरी नहीं था, शरई निकाह होता था। लेकिन अब ये किताबी निकाह, जो कि कानून के मुताबिक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब ये किताबी निकाह होता है, जिसका मतलब ये है कि निकाह को दर्ज रजिस्टर किया जाता है और यही वही शादी की दर्ज रजिस्टर कराने की तारीख का ये कॉलम भी मौजूद है। उसके बाद लास्ट कॉलम है 25, फीस रजिस्ट्रेशन जो अदा की गई, इसमें फीस लिखनी है कि उस शादी की रजिस्ट्रेशन की, निकाह के रजिस्टर होने की जो आपने फीस अदा की है निकाह रजिस्ट्रार को, तो वो भी आप इसमें लिखेंगे। तो इसके बाद जो नीचे वाले अगरचा कॉलम तो नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वो मैंने पहले ही आपको बयान कर दी है। तो आज की ये मुख्तसर लेक्चर जो कि निकाह नामा से मुतल्लिक था, और आजकल के पेपरों में एग्जामिनर फैमिली लॉज में जहां क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां वो निकाह नामा के कॉलम से मुतल्लिक भी सवाल पूछ रहा है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, और इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कॉलम निकाह नामे का किस चीज को डील करता है। तो इसी के साथ ही आज की हमारी ये फैमिली लॉज पर वीडियो खत्म हुई। अल्लाह।